अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया आज़म और बहुत कुछ नया करने का आपका इरादा और बहुत सारी नई उम्मीदें, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं और आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे, इसलिए एक और अच्छी बात जो कि हम डेली बेसिस पे आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करते हैं। सो आज है वर्किंग वीक का पहला डे यानी मंडे। तो मंडे वाले दिन बड़ी हिम्मत चाहिए होती है भाई काम करने के लिए। वीकेंड अच्छा गुजरा हो तो क्या ही बात है, खैर लेकिन हम तो वीकेंड पे भी ऑफिस में थे। अच्छी बात आपसे शेयर करते हैं। सोचिएगा ज़रूर कि सुबह महक और फैसल क्या कह रहे थे। कामयाबी का जश्न मनाना बहुत अच्छी बात है, इसे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाकामी से सीखे हुए सबक को याद रखना ज़्यादा अहम है। क्योंकि हम हमेशा ये करते हैं कि जब हम फेल हो जाते हैं, जब हम नाकाम हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हम बहुत एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में। अच्छा, उसके अलावा आपके इर्द गिर्द के लोगों की बातें आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाती है। लेकिन ठीक है, आप हार गए, आप नाकाम हो गए। एक टाइम पे बैठ के सोचे कि मेरे हारने की वजह क्या थी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसे रिपीट ना करें। ये आप कल के तनाजुर में अगर कह रही हैं तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उन तमाम बच्चों को भी कह रही हूँ कि पेपर्स होगा, रिजल्ट आने वाला है। लो, ये तो आपने बिल्कुल ही बर्फ कर दिया मामला। लेकिन कल की सिचुएशन जो थी वो बहुत ही ऐसी थी कि जिसपे इतना अच्छी बात भी कही। इंग्लैंड वनडे के बाद T20 का भी बन गया है बादशाह। आखिरी मुआरके में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। जो हमारे बैटर्स थे उन्होंने 48 डॉट बॉल्स खेली, पावर प्ले में सिर्फ 39 रन्स बनाए। कौमी टीम कोई बड़ी पार्टनरशिप भी ना बना पाई, विकेटें गिरती रहीं, बड़े हदफ की उम्मीदें तोड़ती रहीं। एक ऐसे वक्त में जब लग रहा था कि 150 पे जा रहे हैं या उससे भी ज़्यादा जा रहे हैं, हम 138 पे ही हमने अपना बैग पैक कर लिया। लेकिन फिर बॉलर्स ने खूब जान लड़ाई, पूरा जोर लगाया, मैच फंसाया, तकरीबन अपने पल्ले में कर लिया और कम स्कोर के 22 जीत इंग्लैंड के हिस्से में लेकिन आई। अच्छा, तो आज हम प्रोग्राम में इस पर तफसील बात करेंगे। कल जब हम ट्रांसमिशन भी कर रहे थे ना क्रिकेट के हवाले से, तो फैसल तो बहुत ही उदास थे। लाइक जब फैसल पे से कैमरा जाता तो जब कोई आउट हो रहा था हमारा क्रिकेटर, तो फैसल का थोड़ा मुंह लटक रहा था। जब शाहीन शाह अफरीदी गए हैं तब थोड़ा सा बिस्सार हुए थे। थोड़ा सा नहीं, वो तो पूरा ही मामला हो गया। अच्छा, वैसे वो पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक झटका था। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। 14 नवंबर है आज, यानी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शुगर यानी ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है या अगर खुदा न खास्ता, चूँकि इसे कहते हैं कि खामोश कातिल है शुगर, अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता कि उन्हें शुगर हो चुकी है और एक ऐसे स्टेज पे जाके पता चलता है जब आपके हाथों से इलाज निकल चुका होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपको पता चल जाए आपको शुगर है, आपने क्या स्टेप लेना है और अपनी स्क्रीनिंग आप कब करवा सकते हैं, तो आज इस पे हम बात करेंगे। ओके, इसके अलावा पाक जापान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह। इस सालगिरह को यादगार बनाने के लिए जापान से जी मेहमान आज तशरीफ़ लाए हैं। शो में यादगारी म्यूरल के बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम में आज हमारे साथ डॉक्टर खुरम भी मौजूद होंगे, इनके साथ भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। इंग्लैंड T20 क्रिकेट का बादशाह बन गया है। वनडे के साथ साथ T20 क्रिकेट का आलमी टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई है। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी है। अच्छा फैसल, मुझे कल के बारे में एक चीज़ अच्छी लगी कि चले हम हारे लेकिन हम लड़ के हारे हैं। हमने वो प्लेट में रखे उन्हें नहीं दिया कि भाई मुझे पता है आप किसको कह रही हैं। हम ज़रा इस पे रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हम मिर्ज़ा इकबाल बेग और दीगर से बात भी करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बात का आगाज़ यहीं से करेंगे कि नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड, हम बहुत अच्छा खेले। कैसे आपने कल असेस किया पूरे फाइनल को, ज़रा बताइए। वालेकुम अस्सलाम। तो खैर फैसल आपको भी और महक आपको भी। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम पर किस्मत बड़ी मेहरबान थी, वरना फैसल पिछले इतवार को यानी 6 नवंबर को कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान 13 नवंबर को वर्ल्ड कप T20 का फाइनल मुकाबले में हिस्सा लेगा इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन भारत पाकिस्तान इब्तिदा जिस तरह से उसने की कि भारत के खिलाफ 4 विकेटों से हारे, जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 रन से हारे और फिर साउथ अफ्रीका का डकवर्थ लूज फॉर्मूले पर मैच जीते, नेदरलैंड को हराया। लेकिन असल पाकिस्तान का काम शुरू हुआ नेदरलैंड के हाथों साउथ अफ्रीका की शिकस्त से, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर और सेमीफाइनल में पाकिस्तान की वही टीम हमें नजर आई जो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मिली जुली रही, लेकिन भारत 12 टीमों में फाइनल के लिए क्वालिफाई करना भी पाकिस्तान के लिए
बड़ी बात है और हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। लेकिन फैसल बहुत सारी खामियां भी थी जिन पर हमें आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए तवज्जो देने की जरूरत है। खास तौर पर आपके दोनों ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं चले। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 93 का था, रिजवान का 107 समथिंग का, और अगर रिजवान ने 175 रन बनाए तो बाबर आजम भी ज्यादा रन नहीं बना सके, 126-27 रन बनाए। तो ये दोनों बैकबोन है हमारी बैटिंग लाइनअप की। अगर ये चलते तो पाकिस्तानी टीम चलती है, और कल भी यही हुआ। और दूसरे पावर प्ले में जो हमारी स्लो बैटिंग है वो भी हमें जो है हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनी। वरना कल आप देखिए 6 ओवर में हमने 39 रन बनाए पावर प्ले में, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेशर में थी टीम। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड ने अच्छा खेला और हम ऐसा समझ रहे थे जब 41 रन रह गए थे 28 गेंदों पर, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी चले गए और फिर उसके बाद जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने बैटिंग की, ये वही बेन स्टोक्स है, आपको याद होगा आपसे 6 बरस कबल जब ईडन गार्डन कोलकाता में आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे फतह के लिए वेस्ट इंडीज को, तो 4 छक्के लगा दिए कार्लोस ब्रेथवेट ने और वेस्ट इंडीज चैंपियन बन गया। अब 6 साल बाद वही खिलाड़ी जो कल 0 था आज वो हीरो बन गया और उसने परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी बनाई। न्यूजीलैंड में पैदा हुए, क्राइस्टचर्च में बेन स्टोक, और फिर इंग्लैंड आ गए, इंग्लैंड की कप्तानी भी कर चुके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। सही। अच्छा मिर्जा भाई, बैटिंग की आपने भी बात की, तो बैटिंग पे बात करना बेहद ज़रूरी है, उसका एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पावर प्ले और जो डॉट बॉल्स का मसला है वो हल होने को ही नहीं आ रहा। क्या आपको नहीं लगता कि इस पे बैठ के बात होनी चाहिए, थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा सख्ती से हमारे खिलाड़ियों को समझाना चाहिए कि भैया ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे काम करना बड़ा ज़रूरी है? देखिए, मैं हमारी टीम के साथ 2 अपने ज़माने के बेहतरीन बैट्समैन, मोहम्मद यूसुफ, अगरचे वो कभी T20 नहीं खेले, और मैथ्यू हेडन जो पहला 2007 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खेले और उस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे। तो ये दोनों बैट्समैन हमारे बैट्समैनों के साथ हैं, लेकिन असल मसला हमारी मिडिल ऑर्डर का है। जो चीफ सेलेक्टर फैसल समझते हैं, जो चीफ सेलेक्टर कह रहे थे 2 साल से जिन लड़कों को लेकर गए थे, खुशदिल शाह को तो एक भी मैच नहीं मिला, फिर आसिफ अली को कितने मैचेस मिले, हैदर अली को कितने मैचेस मिले, तो इसका मतलब है आपके प्लान में था क्या? कभी आप मिडिल ऑर्डर में ऊपर शादाब को भेज देते हैं, कभी आप जो है वो नवाज को भेज देते हैं, कभी इफ्तिखार आ जाते हैं, कोई कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया। तो इनको बैठ कर सोचते थे, महक आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि बैटिंग हमारे लिए जो कंसर्न की असल वजह है, वरना बॉलिंग तो हमारी बड़ी जबरदस्त रही इस टूर्नामेंट। और मिर्ज़ा भाई, हमें प्लान जो है ना कहीं लैकलस्टर नज़र आया। देखें, ग्राउंड मुश्किल होना, पिच डिफ़िकल्ट होना, ग्राउंड लंबा होना, ये सब चीज़ें अचानक से नहीं होती, ये पता होता है। तो उसमें अब हमें अगर कोई, आई बेट यू, हमने बहुत तारीफ़ें की, लेकिन एक चीज़ मिर्ज़ा भाई, कोई और टीम होती ना यहाँ पे, वो अपने पहले नंबर से लेके 11वें नंबर तक के जो बल्लेबाज हैं उनको ये कहती है कि भाई ये हमारा प्लान है, स्टिक टू द प्लान, काव कॉर्नर्स हैं लंबे लंबे, डबल ट्रिपल करें वहाँ पे, रन्स लाप लें, और चाहे कुछ भी हो जाए डोंट गो फॉर लंबी हिटिंग। हमारे पास प्लान नहीं था कल मिर्ज़ा भाई, नहीं था। दरअसल आपने सही कहा, आपको तो मैथ्यू हेडन और मोहम्मद यूसुफ के साथ साथ लगा देना चाहिए, वैसे ही पाकिस्तान के साथ एक लगा हुआ है। और ये तो सोचने वाली बात है कि लंबी बाउंड्री थी, बाउंड्री बड़ी थी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की, और हमारे खिलाड़ियों ज्यादातर आप देखें उठाकर मार के आउट, तो इससे अंदाजा लगाएं। फिर पिच ऐसी थी जिस पर के शुरू में रन बनाने में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। शान मसूद भी तो खेला, सिंगल डबल दे रहा था ना, तो ये लोग भी सिंगल डबल दे सकते थे। उठा के मारने की, ग्राउंड से बाहर फेंकने की क्या जरूरत थी? इस चीजों पर इनको गौर करना चाहिए। ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, या ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था, जहाँ की बाउंड्री 80-83 गज की थी, और उस पर पाकिस्तान को इस तरह से खेलना नहीं चाहिए था। 8 ओवर्स डॉट बॉल अगर हम खेल जाएं तो फिर बाकी 12 ओवर में 138 तो बहुत बड़ा टारगेट है ना, 48 गेंदें आप देखें। अच्छा, बहुत सारे लोग उसको कह रहे हैं कि जी इंग्लैंड ने भी तो डॉट बॉल्स खेली ना। प्रॉब्लम ये है कि वो चेस पे जा रहे थे, उनके सामने एक हदफ था, वो अफोर्ड कर सकते थे। हाँ, हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन शुरुआत में वैसे। अच्छा मिर्ज़ा भाई, आप लोकल सर्किट जो हमारा डोमेस्टिक, उस पर भी नज़र रखते हैं, क्या हमारे पास पावर हिटिंग के नाम पे सिर्फ यही लोग रह गए जो अभी हैं, या डू यू सजेस्ट कि कोई और आके इस चीज़ को ज़रा वो ठीक कर सकता है? देखिए, है हमारे पास, जिस तरह अभी इस टूर्नामेंट से कबल, T20 वर्ल्ड कप से कबल हमने अपना डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट कराया, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस हुए,
कई प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं, एक फरहान है, साहबजादा फरहान, वो भी हार्ड हिटिंग करता है, आजम खान है वो भी हार्ड हिटिंग करता है, लेकिन आजम खान साहब तो डोमेस्टिक खेले ही नहीं, वो तो वहां चले गए वेस्ट इंडीज की प्रीमियर लीग, वेस्ट कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलने। तो हमारे पास लड़के हैं और हमारे पास देखें ओपनर्स कितने थे फैसल इस टीम में। आप फखर जमान अनफिट हो गए, फिर बाबर आजम ओपन कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान ओपन कर रहे हैं, शान मसूद ओपनर है, फिर हैदर अली ओपनर है, हारिस भी कभी ओपन कर लेते। आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं था कि आपके पास प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते तो डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं सिंगल डबल्स पे कंसंट्रेट करके वी कुड हैव स्कोर्ड 160, हम 160 कर सकते थे कल। सही। अच्छा मिर्जा भाई, जैसे आपने भी प्रेशर की बात की, अब कल हम लाला से भी ये बात करते, लेकिन अगेन वही बात, जब आप इतनी क्रिकेट खेल लेते हैं तो फिर आप पे प्रेशर किस चीज़ का होता है? फिर तो आपको प्रेशर फेस करना आना चाहिए, उससे लड़ना आना चाहिए, लेकिन शायद हमारे खिलाड़ियों ने साबित किया कि अगेन वो एक प्रेशर में थे। क्या वजह थी इसकी? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा ओकेजन था महक और थोड़ा सा दबाव था। हालांकि बाबर आजम 98 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके, उनका बड़ा तजुर्बा है, लेकिन असल वजह यही है, मैं जो समझता हूँ कि बाबर आजम और रिजवान जब वो चलते हैं, आप देखिए सेमीफाइनल में वो न्यूजीलैंड के खिलाफ चले और पाकिस्तान जीत गया, लेकिन जब वो नहीं चलते तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होती है। हाँ। इनको मेंटली स्ट्रांग हमारे प्लेयर्स को होना चाहिए कि किस तरीके से मुश्किल हालात में कि जहां पर आप पर दबाव, कैसे उसको टैकल करना चाहिए। एक जमाना था फैसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आमिर सिद्दीकी साहब से उनको रखा हुआ था कि वो ज़हनी तौर पर खिलाड़ियों को मजबूत करे। वो क्या करते थे, शारजा से जब टीम रवाना होती थी होटल से ग्राउंड के लिए, तो वो बस में टीम की गाना लगा देते थे, ऐ मर्द मुजाहिद जात तुम्हारे वक्त शहादत अब आया। अब आप बताएं किस तरीके से हम अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करेंगे? तो इसके लिए प्रॉपर तरीका होना चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लोगों के साथ साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, लेकिन हमारे साथ तो वही अल्लाह तवक्कल पे है हम लोग। या फिर कुदरत का निज़ाम। देखिए इस पे ना मिर्जा भाई एक अलग से कभी बात करेंगे, क्योंकि हमें अपने प्लेयर्स को अब एम्बेसडर बनाने की ज़रूरत है। हाँ। हम हर जगह, आई एम सॉरी टू से बट सबका रिलीजन अपना मामला है, वी कैन नॉट ब्रिंग इट दिस इनटू द क्रिकेट। इस पे हम करेंगे बात कभी चल के, कभी करेंगे। यस, लेकिन मिर्जा भाई अच्छा अब ज़रा अगर हम बात कर लें बॉलिंग की, ठीक है हमने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की सारी चीज़, लेकिन कैप्टनसी पे बात आ गई, प्रेशर क्रंच मोमेंट पे बात आ गया। ठीक है इफ्तिखार हो सकता था, लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट आप ला रहे थे, लेकिन हो सकता था कल आप रिजवान को देते, शुड हैव, भाई छक्का चौका लगा ना इफ्तिखार को, तो छक्का चौका उसको भी लग जाना था। कम से कम हमारे पास ये तो होता कि जी हमने एक प्रॉपर बॉलर जो है नवाज को हमने दे दिया, तो फिर हम वी कुड हैव गॉन विद हिम। हम कहते उसको कि यार तू सीधा डार्ट मार, नहीं कर, तू स्पिन करने की कोशिश ना कर, या फिर ये भी कह सकते थे ग्रिप हो रहा है तो स्पिन कर दे, किया जा सकता था उसके साथ ओवर नवाज के साथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहम्मद नवाज बेसिकली लेफ्ट आर्म बॉलर है, बाद में वो बैट्समैन है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आपने उसको पूरे ओवर ही नहीं कराए, बाद मैचेस में तो बॉलिंग ही नहीं दी मोहम्मद नवाज को, तो उसको खिलाने का क्या पर्पस था ये समझ में नहीं आता। और कप्तानी की आपने बात की, बिल्कुल अभी बाबर आजम को फैसल बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी। 49 रन पर जब आप 3 आउट कर लें, उनका एक मेन बैट्समैन पहले ही ओवर में शाहीन आफरीदी आउट कर ले, और फिर उसके बाद आप जब देख रहे हैं कि नसीम शाह की गेंदें आउटसाइड ऑफ स्टंप नहीं खेली जा रही बटलर से, आपने स्लिप ही नहीं रखी, आपने उस पर प्रेशर नहीं डाला, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें अभी सीखने की जरूरत है बाबर आजम को। नो डाउट वो बड़े अच्छे बैट्समैन है, लेकिन जब आप रन स्कोर करते हैं ना फैसल, तो आपका कॉन्फिडेंस बला का हो जाता है, और जब आप रन स्कोर नहीं करते तो आप खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपका शैटर होता है और चीजें आपसे गलत होती है। मेरे ख्याल में बाबर आजम ने कुछ गलतियां की, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, इफ्तिखार को जो लेकर आए वो बिल्कुल गलत था। हालांकि आपके पास ऑप्शन थे बॉलिंग के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ किस्मत भी कलम पे मेहरबान नहीं थी, लगता है ये। अच्छा, लेकिन मिर्जा भाई जैसे आप कह रहे हैं कि बाबर की कुछ गलतियां या कुछ टीम सिलेक्शंस में भी गलतियां हमने देखी हैं, तो ये जो गलतियां हैं ये हम इसको फेवरेटिज्म का नाम दे सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी टीम में सिलेक्शन पे ये बड़ी बात होती है कि जी फेवरेटिज्म नजर आ रही है, फेवरेटिज्म थी तो फलाना बंदा आ गया। बड़ा दुखी सवाल कर दिया आपने उन क्रिकेटर्स के लिए, मैं कि जो बेचारे अपनी बारी के इंतजार में, जिनका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और जिनका कोई दोस्त यार नहीं है। ये आप बिल्कुल सही कह रही है। बात तो कहते हैं कि खिलाड़ियों पर एतमाद है, इसलिए वो उसको टीम में लाते हैं। अब 3-4 खिलाड़ियों के नाम आए, अब बाबर चले गए उस्मान कादिर के लिए, उस बेचारे को लेकर घूम रहे हैं, उसका अंगूठा इंजर्ड था, फ्रैक्चर्ड था, उसको कुछ नहीं खिलाया। तो आप
लड़कों को अगर सिलेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट यू शुड हैव गिवन देम अ चांस, उनको चांस ही नहीं दे रहे। तो ये वाकई में बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मोहम्मद वसीम, उन्होंने ठीक है वो खेले, लेकिन क्या मोहम्मद हसनैन ने क्या बिगाड़ा था? मोहम्मद हसनैन तो बिग बैश के बेहतरीन बॉलर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनको कोई घुमा रहे खुद दिल शाह की तरह। तो है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसको आप फेवरेटिज्म कह लें, दोस्ती यारी कह लें, या एतमाद की बात कह लें कि उन्हें बड़ा एतमाद है उन खिलाड़ियों पर कि जिनको वो खिलाना चाहते हैं। अच्छा मिर्ज़ा भाई, नाउ कमिंग टू द बॉलिंग, बहुत सारे हमारे दोस्त अच्छे ट्विटर पे ये सवाल उठा रहे हैं, आपके भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त ही, मैं नाम नहीं ले रहा, ज़ेरे लब कुछ बातें कर रहा हूँ कि जी हाफ फिट आप लोगों को लेके गए, हाफ फिट। हालांकि कल शाहिद अफरीदी ने कहा कि इतनी सीरियस इंजरी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि शाहीन शुरू के मैच में मैच प्रैक्टिस ना होने की वजह से ही वॉज नॉट गेटिंग दैट स्विंग। फिर कल हमने देखा कि ये जो कैच जो उनको हुआ है, मेरे ख्याल से कैच से पहले उनके साथ कोई मामला हो गया था सर, ये कैच वाला इशू नहीं हुआ है, तो कितना बड़ा झटका था ये, और हम क्या कर रहे थे? हमने मैनेज नहीं किया प्लेयर्स को, उनके वर्कलोड को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जुलाई के बाद शाहीन आफरीदी जो थे अक्टूबर में खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो रिहैब कर रहे थे। जो डॉक्टर उनके साथ थे वो खुद भी आए, आपने देखा डॉक्टर जफर का एक ट्वीट आपने देखा होगा, जब उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने 4 विकेट ली, तो डॉक्टर साहब ने ट्वीट कर दिया। ये हमारा बड़ा अलमिया है कि हम फौरन क्रेडिट लेते हैं, लेकिन कल डॉक्टर साहब ने ट्वीट नहीं किया क्योंकि इंजरी उसको पहले ही थी और वो घुटने के बल गिरा है शाहीन आफरीदी कैच लेते हुए, और इंजरी उसकी बढ़ गई। वो हमारा मेन बॉलर है, वो हमारा एसेट है पाकिस्तान की टीम का, लेकिन उसका ख्याल नहीं रख रहे। इतना बड़ा एंटोराज गया हुआ था, वहाँ डॉक्टर सुमरो भी थे, नजीब सुमरो, वहाँ डॉक्टर जफर भी पहुंच गए। और डॉक्टर जफर तो आपको पता है क्रिस्टल पैलेस की वो फुटबॉलर्स की एक वीडियो आप शायद आपकी नजर से गुजरी हो फैसल और महक की, वो एक वीडियो शेयर कर रहे थे कि जिसमें पाकिस्तान जीतेगा, खुद भी ग्रीन शर्ट पहने हुए थे। आप भाई पहले अपने काम पे तवज्जो दें, जो असल काम आपका है। हाँ। मेरे ख्याल में खिलाड़ियों की फिटनेस, फखर जमान को देख लें, रीहैब करके आया, क्या हुआ, वो अनफिट हो गया। तो फिटनेस को भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, इस शुक्रिया के हमारी अब सीरीज़ आगे आने जा रही है दिसंबर में अगेंस्ट इंग्लैंड। अब बेसिकली अब तो हमारी पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज़ नहीं है, अब टेस्ट मैच सीरीज़ ज़्यादा है, फिर हमें जाके PSL मिलने लगेगी। लेकिन हाँ, क्रिकेट पे तो हमने काफ़ी बात कर ली है और क्रिकेट पे थोड़ी और भी हम बात करेंगे। वो ये कि वर्ल्ड T20 अख्ताम पजीर हो गया है, फाइनल तक टीम नहीं पहुंची, लेकिन टाइटल हासिल नहीं कर सकी, सॉरी फॉर दैट। क्रिकेट के इस मेगा इवेंट ने महंगाई, बेरोजगारी और जो सियासी समाजी मसाइल थे उसमें तकसीम थी कौम, उसको एक कर दिया। अच्छा, खिज़र आज़म की रिपोर्ट। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि देखा गया है और हमने अपने मुआशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी है कि पाकिस्तान में तालीम जो बच्चे हासिल नहीं करते वो अक्सर हमने देखा है कि मज़दूर बन जाते हैं, बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी ख़राब होती है और वो ज़िंदगी जो कि वो डिज़र्व करते हैं या जो एक रियासत की जिम्मेदारी होती है वो उनको नहीं मिलती। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कराची का समंदरी कछुआ म्यूरल के मरकज़ी ख्याल के तौर पर पेश किया गया है। अब इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है, इसके पीछे माइंडसेट क्या है और इस तस्वीर के इसके ज़रिए जो है किस तरह से फैसल बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं, ये एक सवाल है। सब आप बता देंगी तो हमारे नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी। ठीक है हमारे साथ। और अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान और जापान के जो सफारती ताल्लुकात हैं उसकी भी माशाल्लाह से 70th बर्थडे है, 70वीं हम सालगिरह, तो उसको भी हम इसी स्पिरिट के साथ मनाएंगे। हमारे बहुत अच्छे जो इनो की पहलवान थे उनका पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार, वो भी आप सबको याद होगा। तो खैर हमारे साथ जो आज जापान से मौजूद हैं गेस्ट, मायनाज मुसव्विर हैं, आर्टिस्ट केंसुके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बात। और इनके साथ मोइका मौजूद हैं जो कि केंसुकी जितनी बातें हैं वो आप तक पहुंचाएंगी ट्रांसलेट करके। अच्छी उर्दू बोलती हैं ये और बहुत प्यारी, और जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने बाकायदा ये उर्दू सीखी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी उर्दू बोल रही है। तो जनाब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम इसलिए बात करें ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें
सुन रहे हैं उनको वो जाएं और जाके इस चीज़ को फैसल देखें। NICH के पास ये म्यूरल बन रहा है, तो मैं मोइका मुझे बताइए कि ये क्या है म्यूरल, ये क्या है प्रोजेक्ट, क्यों कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। जी, हम जापान से आए हैं और अभी आपने बताया कि हमारा पाकिस्तान और जापान के बीच में अभी 70 साल की दोस्ती है। 70 साल के रिश्ता सालगिरह के लिए 70 साल का सालगिरह मनाने के लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यानी इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी हमने बात भी की कि इससे बच्चों का जो फ्यूचर है वो उसमें थोड़ी बेहतरी आ सकती है, वो बेटरमेंट कैसे होगी, यानी क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें ये अकेले काम नहीं करते हैं, पाकिस्तानी बच्चों के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ काम करते हैं। अच्छा। असल में ये प्रोजेक्ट है वो होस्टेड बाय PJCA, पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन, और NICH जिन्ना हॉस्पिटल भी हमें मदद करते हैं, जगह दिया है, तो हम पाकिस्तानी लोग और जापानी लोग सब इकट्ठे काम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं जानना चाहूँगा कि आप केंजो से ज़रूर ये पूछें कि वो क्या बना रहे हैं और अब तक कितना मुकम्मल हो चुका है, और जैसे कि हमें मोइका ने कहा कि उसकी नकाब कुशाई होगी, कब होगी, ज़रा पूछ के बताएं ज़रा हमें। जापान में प्लीज この絵のコンセプトとか、今どれぐらい進んでいて、今どういう感じでプロジェクトをこれからどう進めていくか。In English or Japanese? You can whenever in any language you are comfortable with. Okay. Now I started this project for one week. Then we will finish until 26th of November. Okay. So we have more 2 weeks. Then yes, many of Pakistan people helping to paint it with us. So yeah, it's going very well. Okay, that's अच्छा। मोइका, इसका थीम जो है it's the turtle, right? तो ये थीम को ज़रा elaborate करें। 亀の亀のコンセプト、そうですね。で亀のコンセプトは日本のすごくいい意味なので、今からパキスタンと日本がうまくつなげてほしいっていうのと、カラチの象徴としてウミガメを描いて、これから子どもたちを守っていきましょうという意味です。जो हम वो पिक्चर में वो मिरर में बनाते हैं कछुआ, ग्रीन टर्टल बना रहे हैं, और कराची में तो जो होते हैं हमेशा वो ग्रीन टर्टल आते रहते हैं। तो हाँ, कराची का सिंबल की तरफ होते हैं वो जानवर, तो ये बना रहे हैं वो कराची का ग्रीन टर्टल। और जापान में बहुत अच्छा मतलब है टर्टल में, वो उसका मतलब है वो जिंदगी का आगे चलते रहे, जिंदगी का आगे चलते रहे, जिंदाबाद। मतलब इतनी खूबसूरत बात है। बहुत सारे हमारे लोग नहीं जानते कि कराची के जो बीचेस हैं, वो जो सब्ज कछुए ग्रीन टर्टल, वहाँ पे बहुत सारे इदारे ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनकी हैचिंग होती है। बाय द वे सीज़न स्टार्ट होने लगा है। पिछले साल हमने इसी सीज़न में जाके एक जगह से एक पूरा सेगमेंट भी किया था ग्रीन टर्टल। तो हमारे जो ग्रीन टर्टल है, ये जो आप लोगों ने पिक किया है, दिस शोज़ कि कितनी रिसर्च करके आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना इसका हाइट है, कितना लंबा पूरा ये म्यूरल बनेगा? हाँ, तो हाइट 10 मीटर है, तो 10 मीटर में वो टर्टल बना रहे हैं, और योको नो नागासा 7 मीटरぐらい 7 मीटर है। अच्छा, 7 तो 7 ये एक और ये सबक है हमारे लिए। आप दीगर ममालिक में जाएं, यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, तो वहाँ वो लोग अपनी दीवारों से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो उनको गंदा नहीं करते। डिफरेंट आर्ट वहाँ पे ग्राफिटी आर्ट बनाई हुई होती हैं। यू टॉक अबाउट जापान, यू टॉक अबाउट टर्की, वहाँ की दीवारें इतनी खूबसूरत होती हैं, और हम जो हैं वो हार्डली व्हाट डू वी डू, बट थैंक्स। इसमें हम एक अलग सेगमेंट करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ मोइका, केंसोके और इनके दीगर जितनी भी टीम है वो खुद ये काम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। छोटे बच्चे आते हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या आप बच्चों को खुद लेकर आते हैं कि भाई आप आएँ और आके जो है हमारे साथ पेंटिंग करें, इसका हिस्सा बने? तो हम रिक्वेस्ट किया है वो हॉस्पिटल बंदे को और हमारा होस्ट PJCA बंदे को। अच्छा। तो वो लोग वो कराची का जो स्कूल जो होते हैं, तो वो स्कूल से बुलाते हैं,
ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि 26 नवंबर को ये मुकम्मल हो जाएगा। जी 26 को नकाब खुशाई का उसी दिन नकाई खुशाब में वो सबको दिखाते हैं, वो मिलार मुकम्मल हो जाता है तो वो क्या कहते हैं मिलार दिखाएंगे और उसके बाद रिसेप्शन भी होगा। अच्छा ठीक है, सही है। ओके सो मैं ज़रा केंसो के से बात करूँ। सो केंसो बाय द वे अगर हम केंसो को दिखाएं तो केंसो इज इन हिज यूनिफॉर्म, वो जो होती है डांगरी, एंड बाय द वे यू आर वेयरिंग लवली स्नीकर्स एज वेल। Yes, ब्यूटीफुल। yes, I painted by myself. So Kenzo, what do you do other than this? Like you a professional artist? Yes. And this is your source of living? Yes, it's I also working as an artist in Japan, and then this project is like every year one time I visit one country, and then like still now I painted like 5 countries, and this is the 6th time. Oh wow! 6th time. Which other countries have you been? The first one was in Kenya, then East Timor, Ukraine, and Ecuador, Haiti, and then this is Oh wow, that's brilliant. And choosing Pakistan is again a very good thing. So let's now थोड़ी सी हम बात करते हैं, जब भी कोई फॉरेनर आता है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, हम उनसे ज़रूर ये पूछते हैं कि खाने में क्या कुछ खाया। तो प्लीज़ टॉक अस थ्रू दिस। What local cuisine have you tried yet? Okay, I really loved Pakistan food, and then the biryani was very nice, and then I really like to have a chai. And very good sweets. Chai, everybody talk and wow. यार पाकिस्तानी आपने ना को भी चाय पे लगा दिया है। किसी को ये सिखा दिया चाय चाहिए तो मुझे। आपको क्या पसंद है? आप तो माशाल्लाह 2018 में भी आई थी, तो क्या पसंद है स्पेशली कराची के खाने में? कराची के खाने में मैं निहारी भी खाती हूँ, कढ़ाई भी खाती हूँ, कबाब भी, सब कुछ पसंद है। सब कुछ। और ये स्पाइसी नहीं लगता? स्पाइसी है क्योंकि जापानी खाने में कोई स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हमें लगता है ये स्पाइसी खाने के लिए आप पाकिस्तान आती हैं। जी सही। तो बड़ी ज़बरदस्त, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और 26 नवंबर को जनाब ये मुकम्मल भी हो जाएगी। और इसका बेसिकली मकसद ये है कि बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर किस तरह बनाना। ये एक सोच है, जो कि ये पिक्चर एक सोच की अक्कासी कर रही है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से। आप दोनों का शुक्रिया। And I don't know how to say it in Japanese, but I'll try. Arigato gozaimasu. Oh, शुक्रिया, arigato. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कराची में नई सड़कें तो बन नहीं पा रही हैं, जो बनती हैं वो खोद दी जाती हैं। बाद में याद आता है कि अरे लाइन तो डालना भूल गए, तो दोबारा खोद देते हैं। ऐसे हुआ न्यू कराची के सनती इलाके में। अच्छा, समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से जानते हैं जो वहाँ मौजूद है। खुर्शीद बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची के सनती इलाके में, उस मरकज़ी सड़क पर जहाँ एक बहुत देरीना मसला था, लोगों के पानी का मसला। ये पूरी आबादी सेक्टर 11J है न्यू कराची की, जहाँ पर पानी का एक मसला था जिसको हल करने की कोशिश की गई है। और अब यहाँ पर सड़क की खुदाई की गई है, और यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका ये कहना है कि मुश्किल से सही, देर से सही, लेकिन उनके पानी का मसला हल हो गया। और अब यहाँ से लाइन बिछाई जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर सड़क काट करके पानी की लाइन डालने का काम किया गया है, जिससे 11J के जो 80% मकीन है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इलाके के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अंजुमन ने बाकायदा हुकूमत से इजाज़त लेने के बाद ये काम किया है, और ये वाटर बोर्ड की निगरानी में काम किया गया है। और हमारा जो ये पाइप जो हमने कनेक्शन लिया है सबा सिनेमा से, हमें वाटर बोर्ड ने अप्रूव करके दिया कनेक्शन, उसी कनेक्शन में आज हमने लगाया है उसको। जो रोडों का मसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम वेलफेयर के तौर पे भी हम करते रहते हैं। हमारी गोधरा अंजुमन जो सेक्टर 11G की है वो वेलफेयर के काम ज़्यादा करती है। जो गोधरा बिरादरी की जो अंजुमन है उनके नायब सदर का ये कहना है कि अगर सड़क की खुदाई या के नतीजे में अगर उसकी कोई मरम्मत का काम होगा तो वो बिरादरी अपने खर्च पे उसे करवाएगी, मेंटेनेंस करवा देगी। लेकिन 11G का जो पूरा इलाका है वो अब पानी की कमी से महरूम नहीं रहेगा। बहुत पुराना मसला था जिसको यहाँ के जो मुख्तलिफ लोग थे, मुंतखब होते आए थे, वो हल नहीं कर सके थे। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से और भी बात हुई, उनका ये भी कहना था कि सनतकारों को जो लाइन अलॉट की गई थी उससे ज़्यादा गेज का उनके पास कनेक्शन मौजूद है, और इलाके की आबादी पानी की उस कमी का शिकार हो रही थी, जिसको बहरहाल अब दूर किया गया है। और सबा सनमा से जो लाइन यहाँ गुजर रही है
उससे उनको कनेक्शन दिया गया, जिससे इलाके के लोग अब कम से कम मीठे पानी की सहूलत से नलके के जरिए अपने घरों में पानी हासिल कर पाएंगे। जी अरे ज़बरदस्त, ये इसलिए मैं ज़बरदस्त कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा होता है, दुनिया के और किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। बड़ी तहकीक करके, बहुत काम करके रूट्स बनाए जाते हैं ताकि आवाम को कभी मुश्किल ना हो। फैसल अच्छा जी, आगे बढ़ते। बाहर ना ये होता है, बाहर के ममालिक में मैं वही बोल अच्छा नहीं, बाहर के ममालिक में अभी हमारी ऐसी किस्मत नहीं है। मुल्तान का रुख करते हैं जहाँ पर उरूसी मलबूसात अब किराए पर भी दस्तयाब है। तफसीलात मकसूद चौहान की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि ये शॉप कहाँ पर है और ख़वातीन किस तरह से इस दुकान पर जाकर जो ड्रेसेस हैं उनको रेंट पे ले सकती हैं। मोती, नग, रेशम की कढ़ाई वाले दीदा जेब दुल्हन मलबूसात, कीमत सुनकर कानों को हाथ लगा लें। शुरू ही 50,000 से होते हैं, लेकिन मुल्तान में यही ड्रेसेस दुल्हनें चंद हजार में ले सकती हैं। साइमा अपनी शादी के लिए अरूसी जोड़ा किराए पर लेने आई है। रेंट में मुल्तान में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, ब्रांडेड लहंगे भी हैं, मैक्सियाँ वगैरह सब कुछ मिल जाती है। पार्टी वेयर भी अच्छे मिल जाते हैं जो हमें 20-20 हज़ार का लेना पड़ता था। दूल्हे मियाँ को भी घबराने की जरूरत नहीं, उनके लिए भी सब कुछ रेंट पर दस्तयाब है। रेंट पर शेरवानी लेने का बहुत फ़ायदा है क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं क्या हर कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता जिस तरह का महंगाई का दौर चल रहा है। शेरवानी, कुल्ला, खुस्सा, आजकल तो शाल चल रही है और तलवार भी साथ दे रहे हैं, तो माशाल्लाह गाहक जो है ना गरीब से गरीब अब शेरवानी पहन सकता है। दूल्हे और दुल्हन की टेंशन हुई खासी कम, 5,000 से 8,000 रुपए में बेहतरीन जोड़े ले जाएं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे उस बीमारी की जिसके बारे में अक्सर हमें पता नहीं होता और फिर एक ऐसी स्टेज पे जाके पता चलता है कि अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल आपका नहीं है तो इसलिए आप डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है, रीज़न क्या है? क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियाबतीस यानी शुगर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बर वक्त इसकी तशख़ीस कर सकें, इसका इलाज कर सकें। ये मरज़ जो है इसको खामोश कातिल कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक जो शख्स है वो शुगर का शिकार है और आज शुगर के आलमी दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो सिम्टम्स होते हैं या हम किस तरह इससे बच सकते हैं, इससे मुताल्लिक हमें अवेयरनेस हो और हम आप तक की अवेयरनेस पहुंचा सकें। क्योंकि हर घर का ये तकरीबन इशू बन चुका है। हर घर में कोई फैसला एक पेशेंट जरूर मौजूद होता है। मदर एज अ पेशेंट। तो आज हमारे साथ कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर सैयदा नौशीन ज़हरा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट आयशा नासिर भी हमारे साथ मौजूद है। आयशा अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि हमने ये बात कही कि जी ये हर घर का है तो शायद हमने इसको बहुत लाइटली ले लिया है, लेकिन ऐसे नहीं है, हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे मैं आगाज़ करूँगा, दुनिया भर में होंगी कुछ और कॉजेज़, हमारे माशरे में व्हाट इज़ द मेन लीडिंग कॉज के जो लोगों को ज़ियाबतीस में मुब्तला कर रही है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वही जो दुनिया भर में कॉजेज़ हैं वही हमारे मुल्क में भी कॉजेज़ हैं। देखिए दुनिया जो है अब एक ग्लोबल सिटी बन चुका है और सब नेशंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हमारा कल्चर भी बहुत एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया है। तो पहले ज़माने की बात है कि लोग पैदल चला करते थे, साइकिल होते थे, गाड़ियाँ कम होती थीं तो एग्जर्ट कर लेते थे, ठीक है। जो खाना होता था वो सादा होता था, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड नहीं होता था। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस्ड फूड आना शुरू हुआ है उसी तरह ये वो वाले अमराज हैं जो जैसे ग्लोबली फैल रहे हैं उसी तरह पाकिस्तान में फैल रहे हैं। लेकिन अलार्मिंग बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के 3रे नंबर पे है वो मुल्क जिसमें डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो हर डेकेड में इसकी जो ऊपर जाने की शरह ये बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और हमें इसको रोकना है। अच्छा। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, यानी कि बहुत आराम पसंद हो गए हैं, गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, पैदल नहीं चलेंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे और वेट गेन जो ओबेसिटी का जो एक एपिडेमिक पाकिस्तान में भी आया हुआ है, ये बेसिक कॉजेज़ हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब एक ये कॉन्सेप्ट है कि जी आप मीठा खाते हैं तो मीठा खाने से आप शुगर के पेशेंट बन जाते हैं, तो ये मीठा खाना क्या वाकई आपको डायबिटिक पेशेंट बना देता है?
देखिए एग्जैक्टली तो मीठा खाना डायबिटिक पेशेंट नहीं बनाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पुरानी बातें होती हैं उनमें कोई हकीकत होती है, उनके पीछे कोई लॉजिक होता है। देखिए अगर आप बहुत मीठा खाएंगे, जाहिर है आपका कैलोरिक इंटेक बढ़ेगा, आपका कैलोरिक इंटेक बढ़ेगा तो आपका वेट बढ़ेगा, और जब आपका वेट बढ़ेगा और फैट आप डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे तो आपकी जिस्म को जो इंसुलिन चाहिए वो कम पड़ जाएगी। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो एक डायबिटीज़ की कॉमन फॉर्म है जो हम देखते हैं, उसका बेसिक रीज़न तो यही होता है ना कि इंसुलिन बॉडी में होती है लेकिन या उससे रेजिस्टेंस पैदा हो रहा होता है या वो कम पड़ रही होती है। तो अच्छा आयशा से हम बात करते हैं। आयशा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि जी एक तो प्रोसेस फूड का हमारे रोज़मर्रा की डाइट में आ जाना, वन ऑफ अ डे चलें कोई एक दिन आ गया तो, लेकिन हमने इसको अपना शार बना लिया, ख़ास तौर पे जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, कुछ मिला नहीं मिला कुछ भी खा लिया। तो आयशा, हम क्या ऐसे अपने रोज़मर्रा के मामलात में अपने जो मामूलात हैं वो ठीक करें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो थोड़ा पिन पॉइंट करें सो दैट हम अपने आप को इससे प्रिवेंट कर सकें इस चीज़ से? जैसे आपने कहा कि हम लोग ऑफिस गोइंग जो हैं स्पेशली वो इस चीज़ में ज़्यादा मुब्तला हैं कि वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग प्लान कुछ नहीं करते, सुबह सो के उठे नाश्ता किया नहीं क्योंकि नाश्ता करने का टाइम नहीं है, प्लानिंग की नहीं कि हमें उठ के अपना नाश्ते को, और सिर्फ ये नहीं कि आपने नाश्ता तेज़ी करके चले जाना है, आपने कम से कम 30 मिनट लगा के नाश्ता करना है। खाने को टाइम नहीं देते। अगर हम नाश्ता करके अपने ऊपर एक एहसान कर ही लेते हैं तो हम जल्दी कुछ खाया, हमें खुद नहीं पता होता हम चबा क्या रहे हैं, हम कितने टाइम चबा रहे हैं, हम सही से उसको च्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे, बस खाया पिया, उसी के ऊपर चाय पी, चाय के नाम पे भी दूध पत्ती पी और खा के चले गए। अब ऑफिस पहुंच गए तो ऑफिस में भी प्रिपरेशन कुछ नहीं की हुई, बाहर से जो हमें ऑनलाइन अब तो सब कुछ आ गया हुआ है, फ़ोन खोला जो हमें सामने चीज़ नज़र आई, जिस चीज़ ने अपील किया वो हमने ऑर्डर कर दी, बगैर सोचे समझे, बगैर प्लान किए। जब आप कुछ खाते हैं एटलीस्ट ये तो सोचा करें ये मुझे क्या फ़ायदा देने वाला है, ये फ़ायदा देने वाला है या नुकसान देने वाला है। तो दूसरी चीज़ ये आती है कि हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि हम खा क्यों रहे हैं, बस हम खा रहे हैं क्योंकि हम ऑफिस में बैठे हैं, हमें भूख लगी है, या इवन जो घरेलू ख़वातीन है, अब तो ये मसला घर में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है। ख़वातीन सो के उठती हैं, उठते साथ ही नान ऑर्डर किए। पहले जो बाहर का खाना है वो महीने में एक आधी दफ़ा नसीब होता था, अब हर वक्त हर रोज़ बाहर से एक ना एक चीज़, तो जब तक हम नहीं ऑर्डर कर लेते हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि हाँ हमने खाना खाया हुआ है अपना, या हाँ आज हमारा दिन गुजर गया। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनका रुझान ना होने के बराबर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये नहीं करेंगे कि हम ऑफिस में या हम घर पे ही अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर लें, वो चीज़ भी नहीं है। रोटी बनाना हमें आती नहीं है जिसकी वजह से हमें हमारी मजबूरी है, हमने नान ही खाना है। तो जो बाहर का खाना है, फिज़िकल एक्टिविटी रही नहीं, पार्क्स हम जा नहीं सकते, थोड़ा उसमें कोविड ने भी रोल प्ले किया, और अब जो मुल्क के हालात हैं थोड़ा सा जराइम जो है वो बढ़ गए हैं जिसकी वजह से हम पार्क्स में जा नहीं सकते, सड़कों पे हम वॉक नहीं कर सकते। फिजिकल एक्टिविटी जीरो करके हमने कैलोरी इनपुट अपना बहुत ज़्यादा कर दिया। यानी आयशा इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हमें इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये तो वो इंसान हो गया ना जिसको जो कि डायबिटिक पेशेंट नहीं है। अगर कोई शख्स जैसे मेरे वालिद साहब हैं, उन्हें वो डायबिटिक पेशेंट हैं, मुझे ये बताएं कि वो अपना लाइफस्टाइल कैसे हेल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो खाने में बहुत चूज़ी होंगे, उनका लंच ब्रेकफास्ट डिनर बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जो कि ज़्यादा मीठा भी ना हो और उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि शुगर में डॉक्टर साहिबा वेट ज़्यादा आपका गिरता है। तो किस तरह से आप एक शुगर वाला पेशेंट किस तरह से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है? अगर आपके घर में एक डायबिटिक पेशेंट है तो आप इस चीज़ से एग्री करेंगी कि जिस चीज़ से हमें रोका जाता है हमें सबसे ज़्यादा क्रेविंग भी उसी चीज़ की होती है। हमारे बड़े अनफॉर्चुनेटली ये काम करते हैं कि आज हम चीट मील करेंगे, मिठाई पड़ी है तो हम ज़रूर खाएंगे और उसके बाद हम इंसुलिन के यूनिट्स बढ़ा देंगे या हम अपनी दवाई जो है वो बढ़ा देंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हम जहर खा के उस पर अगर हम इंसुलिन यूनिट बढ़ा रहे हैं तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस पे जाए कि ये हमारा मसला है और ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। वो जो हम बच्चों की तरह जिस चीज़ से मना किया उसी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, वो सबसे बुरी चीज़ है। फिर नाश्ते से हम शुरू करेंगे। जो प्री ब्रेकफास्ट है वो आपका होना चाहिए दालचीनी या ज़ीरा, दोनों चीज़ें जो है ये
नेचुरली शुगर को कम करने में हेल्प करती हैं। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा रात को 1 कप पानी में भिगो दिया, सुबह उसको गर्म नहीं करना, एम्प्टी स्टमक वो पानी पी लिया, या 1 इंच दालचीनी भिगो के वो पी ली। नाश्ते में दलिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। 3 से 4 खाने के चम्मच जौ यानी बारले या जई यानी ओट्स, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ओट्स और बारले को आपस में कंफ्यूज नहीं करना, जौ और जई 2 डिफरेंट दलियाँ। 3 से 4 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया पानी में पकाना है। जब शुगर पेशेंट इसको दूध में पकाता है तो लैक्टोज शुगर ज़्यादा हो जाती है, जो फिर हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो 3 से 4 दलिए के चम्मच जो है वो पानी में पका के एंड पे उस पर थोड़ा सा दूध शामिल कर दें बगैर मलाई के, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट शामिल कर दें और साथ एक कुबला अंडा ले लिया जाए। ये होना चाहिए नाश्ता। हाँ, एक जैसा नाश्ता भी नहीं किया जाता तो महीने में 1 दफ़ा आप चीट मील नाश्ते के नाम पे कर सकते हैं, लेकिन वो महीने में 1 दफ़ा होना चाहिए और एज अ रिवॉर्ड होना चाहिए। रिवॉर्ड से मुराद ये अगर आपने 29 डेज़ बहुत अच्छा नाश्ता किया है, डाइट के साथ आप ठीक रहे हैं, तो फिर आप महीने में 1 दफ़ा चीट मील जो है वो ले सकते हैं नाश्ते के तौर पे। Exactly. फिर नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में अगर भूख लगती है तो फल बहुत अच्छी ऑप्शन है। बस केला, आम, अंगूर शुगर के पेशेंट्स के लिए अच्छी ऑप्शन ही है। ये छोड़ के आप कोई भी बिल्कुल आयशा, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं वो लोग उस पर, लेकिन जाहिर सी बात है डोंट रिजॉर्ट टू देम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ना हमारे यहाँ एक तो रिवाज ये है कि 2 जगहों से हम डरते हैं। एक तो कुछ हो जाए, कुछ जराइम, तो हमें थाने नहीं जाना, और अगर कोई हमारे साथ बीमारी हो जाए तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, भाई हम खुद ही कर लेंगे सारा कुछ, खुद डॉक्टर बन जाएंगे। हाउ इम्पॉर्टेंट हमारे माशरे में जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से कितना ज़रूरी है कि हम अपना मंथली, बाई एनुअली, कम से कम खुदा का वास्ता एनुअली जाके चेकअप कराएं डॉक्टर से, और वो जो कह रहा है उस पर फिर अमल करें। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट? आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रेज़ किया है कि ये चीज़ इतनी रैम्पेंट है हमारी सोसाइटी में कि बस दुकान से दवा लेके खा लेनी है या आपके रिश्तेदार की जो दवा थी वो ले लेनी है। इसकी वजह से बहुत से नुकसानात भी होते हैं। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आप फिट हैं तो तब जाके आप अपना एक प्रॉपर मेडिकल एग्ज़ाम कराएं, जिसको हम हेल्थ चेकअप्स कहते हैं, विदाउट एनी रीज़न। क्योंकि जैसे आप सब ने कहा कि डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, खामोशी से मारता है, और कई बहुत ज़्यादा 60-70% केसेस में तो इनिशियली कोई भी साइन सिम्टम नहीं होता, कोई उसकी वो नहीं होती। तो इसके अलावा अगर कुछ फैमिलीज़ को अगर आप देखें तो वो लोग बचपन से आप देखेंगे कि वो लोग वेट, उनका सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी कि पेट के इर्द गिर्द और थाइस के इर्द गिर्द वेट होता है, और वो उनकी फैमिली की ये टेंडेंसी होती है। तो ये ख़ास चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पैदा, इनमें ये जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन यानी कि इनकी जो जीन्स हैं वो भी इसमें रोल प्ले कर रही होती हैं। तो इन लोगों में शुगर, ब्लड प्रेशर और फिर दिल की तकलीफ़ आ जाती है। अच्छा। और बहुत प्रीडोमिनेंटली। तो अब हमें ख़ुद अपना मुहासबा करना चाहिए कि एक तो हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अगर हम बहुत सेडेंट्री है, ख़ासतौर पे आजकल के बच्चे भी जो कंसोल गेम्स लेकर सारा दिन बैठते, 15-15 घंटे वो डेस्क पे बैठे गेम्स खेलते रहते हैं, ऑर्डर करेंगे पिज़्ज़ा और बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ तो ये एक बड़ा ही लीथल कॉम्बिनेशन है, जिसमें इस एज ग्रुप में भी ब्लड प्रेशर और शुगर पाया जाना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि हर किसी को डॉक्टर के पास आना चाहिए एटलीस्ट 1 in 6 months, या अगर कोई यंग है तो 1 in a year एनुअली आकर अपना पूरा एग्जामिनेशन करवाएं। एक क्वेश्चन में और मैं करना चाह रहा था, एक तो हम खाना जो भी है उसके बाद उस सोने पे सुहागा उस खाने की टाइमिंग, हमारे यहाँ जो बड़े शहर है लाहौर, कराची है, तो उसमें क्या है जी मामलात हमारे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज तो हम भूल चुके हैं। तो हम अब रात के 12 बजे 1 बजे में हमारा बॉडी क्लॉक जिस वक्त सोना था उस वक्त हमें याद आ रहा है कि यार चलो आज एक फला जगह का पिज़्ज़ा ट्राई करें, डिस्काउंट आया हुआ है। गलत मौक़ों पे गलत टाइमिंग पे खाना खाना, जिस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म होना है, ये कितना नुकसानदेह है? अच्छा, ये बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह काम करती है। रात को वो अपने आप को रीबिल्ड कर रही होती है। अगर आप उस पर लोड फैट का डाल देंगे और वो फैट डाइजेस्ट करने चली जाएगी बेचारी, तो वो जो रीबिल्डिंग का प्रोसेस था, सेल की रीजनरेशन का, यानी कि नए सेल बनाना, सफाई करना, चीज़ों को ठिकाने लगाना, कोलेस्ट्रॉल को कहाँ रखना है, प्रोटीन्स को, ये सारे काम रात को हो रहे होते हैं। अगर आप उसमें एक फैटी मील उसके ऊपर डाल देंगे तो वो बॉडी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगी, और वो सारा मील जो है ना वो एज अ फैट डिपॉजिट होता है और वो आप ज़्यादा गेन करते हो। तो एक असूल है कि 7 और 8 बजे
तक आप अपना रात का खाना खा लें और उसके बाद आप कोशिश करें कि कोई हैवी चीज़ ना लें। सही है। बहुत अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप दूध पी सकते हैं, जैसे रात को दूध पिया जा सकता है, लेकिन बॉडी को फिर इसी वजह से सुबह थके हुए उठते हैं, फिर जिस्म में दर्द होते हैं, थकावट और एनर्जी भी नहीं होती। तो ये इसको क्या कहते हैं कि बैड लाइफस्टाइल। ओके, तो थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना ज़रूरी है। अच्छा आयशा, मुझे लास्ट में ये बताएगा कि किस तरह से आप अपनी डेली रूटीन के मील्स को मेंटेन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं स्पेशली पंजाब की बात करूं तो वहाँ पर होता है सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर मंचिंग शंचिंग के नाम पे भी बहुत हैवी चीज़ें खाई जाती हैं, फिर रात को अगर आपने नहारी खा लिया तो आप कहते हैं कि नाश्ते में हमने पाए खा लेने हैं। तो ज़ाहिर है कि अगर ये वाले आपकी रूटीन रहेगी तो आप हेल्दी कैसे होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लाम भी हमें मॉडरेशन सिखाता है और अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है मॉडरेशन में रहें। ये नहीं कि आपने हारी पाए अवॉइड करें, मगर 3 महीने में एक आधी दफ़ा ये चीज़ें होनी चाहिए। नाश्ता अपना हेल्दी करें और उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर करें ताकि आप बाद में बहुत ज़्यादा बिंज ना करें। बिंज करने से मुराद है कि जब आप खुद को बिल्कुल भूखा रखते हैं फिर आपका दिल करता है आप एक वक्त में बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाएं। दोपहर और रात नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में भूख लगती है तो आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर में रोटी ज़रूर खाएं और मल्टीग्रेन आटे की या होल ग्रेन आटे की रोटी लेनी है। सफ़ेद आटे का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सफ़ेद चावलों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उनको अवॉइड करके होल ग्रेन्स पे स्विच करें। साथ में सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपका खाने के बाद मीठे को दिल करता है तो आप फल का इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के टाइम पे अगर आप चाय लेना चाहते हैं चाय लें, लेकिन उसके साथ कोई लवाजमात ना लें। और रात का खाना जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा लाइटेस्ट मील ऑफ द डे होना चाहिए, उसमें आप कोई ग्रिल्ड चिकन या फिश, कोई फ़िश फिले ऐसी चीज़ ले लें, साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल्स ले लें। इस टाइम पे रोटी चावल का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना और जितना हो सके ऑयल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आयशा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर नौशीन आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बड़ा अहम दिन है और वो ये कि अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि बीमारियां जो हैं वो बस इंतज़ार में रहती हैं कि कब आप हेल्दी से अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। चलें जी, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के सरकारी स्कूल्स के तलबा और तालिबात अब बैनुल अक़वामी तर्ज की जदीद तालीम हासिल करेंगे। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जदीद तालीम मुतारिफ़ करा दी है। नूरुल आरिफिन रिपोर्ट कर रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, अब सरकारी स्कूल के तलबा तालिबात भी जदीद तालीम के जेवर से आरास्ता होंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत पहले मरहले में सूबे के 10 सरकारी स्कूलों को जदीद खुतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। स्कूलों में बैनुल अक़वामी तर्ज की मियारे तालीम फराहम करने के साथ साथ जदीद लैब भी बनाई जाएगी। असातिज़ा को भी खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। साइंस एजुकेशन हमारे यहाँ डिफरेंट है और तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये जैसे हमारे यहाँ साइंस को भी रटलाइजेशन के ज़रिए पढ़ाया जाता है, तो ये बुनियादी फ़र्क है। तो ये स्टेम एजुकेशन जो है ये जैसे मैडम ने भी बताया ये पैराडाइम शिफ्ट है फ्रॉम रोट लर्निंग टू डूइंग बाय हैंड्स। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच कहते हैं बेहतर मियारे तालीम से बलूचिस्तान में मुस्तकबिल के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, फलसफी और आला तालीम याफ्ता बाशऊर नौजवान उभर कर सामने आएंगे। बलूचिस्तान के तलबा और तलबात में बहुत ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन जो सहूलियात के हवाले से जो फुरदान है, जो मुश्किलात और जो मसाइल हैं, इसके लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। तलबा और तालिबात भी स्कूलों में जदीद लेबॉर्ट्री और मियारे तालीमी सहूलियात मिलने पर खुश हैं। पहले तो हम मॉडल्स बनाते थे, उनसे थोड़ा सा आइडिया लेते थे, लेकिन अभी वी आर सो एक्साइटेड टू हैव दिस एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू ऑल कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। और जैसे कि दुनिया के और बच्चे आगे निकलते जा रहे हैं इस कंपटीशन के वर्ल्ड में, तो इंशाल्लाह हम भी इतनी कोशिश करेंगे कि इस लैब का अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठाएं और हम भी आगे निकलें। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जदीद लेबॉर्ट्री और टेक्नोलॉजी से लैस मोबाइल बसें भी फराहम की जाएंगी ताकि पसमानदा इलाकों के तलबा भी साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे न रहें। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफिन, समा, कोयटा।
चलें जी, अभी हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि छोटे छोटे बाल हैं जो बेबी हेयर्स हैं उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उनकी ग्रोथ हो सकती है। जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आज हम बात कर रहे हैं सर के उन बालों की जो घने बालों के दरमियान छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, बिल्कुल पतले पतले से बाल होते हैं जिनको स्टाइल करना, कॉम करना, या फिर आप देखेंगे उनको जेल भी इवन लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी आप अगर उनको जेल लगाते हैं वैसे यूँ बिल्कुल टिंग की तरह खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है चार्ज हो गया आपके बाल। तो ये बेबी हेयर्स होते हैं भाई। अब ये बेबी हेयर्स आपको किस तरह से परेशान करते हैं, क्योंकि अब बेबी का नाम आ गया ना, बच्चे कितना परेशान करते हैं, तो ये वाले बेबी हेयर्स भी बहुत परेशान करते हैं। डॉक्टर खुर्रम मुशीर इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपके सर में बेबी हेयर्स हैं? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए हर एक के सर में, सबके सर में, लेकिन किसी को बहुत तंग करते हैं। मुझे याद है जो जब मतलब प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन के साथ ये बड़ा इशू होता है कि नए हेयर्स की ग्रोथ होती है, क्योंकि आप विटामिन्स ले रहे होते हैं। तो जो मेरे बेबी हेयर्स है उसको मैं इतनी जेल लगवाती थी सुबह के टाइम, लेकिन वो फिर भी सेट नहीं होते थे। तो ये क्या है और मतलब इसकी रीजंस क्या होती है, इनकी ग्रोथ क्यों नहीं होती है? देखिए बैग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर सिचुएशन के हिसाब से होता है। फैसल आप देखें, बेबी हेयर अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, ठीक है। अच्छा बेबी हेयर आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपके फॉलिकल्स एक्टिव है, आप गंजे नहीं होंगे, आपके बाल आते रहेंगे, ठीक है। अच्छा सेकंड चीज़ ये कि बहुत सारी कंडीशन होती हैं, बेबी हेयर आ गई, बाबा ही नहीं बन रहे, बेबी रह जाते हैं वो, ठीक है। तो उसकी वजह ये होती है, वो बेबी बाबा तब बनेंगे जब आप सही तरह उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। अच्छा ये नहीं कि उनको वो डील वाली वो 3 बर्गर एक साथ खिलाएंगे, नहीं। वो 2:30 बजे वो गैंडा से आप मंगा के उसको पिज्जा खिलाएंगे, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। आप उसको नरिशमेंट होनी चाहिए आपके बालों की, मतलब जितने पालक, लोबिया, चने, छोले, दूध। अच्छा दूध की बात आप यकीन करें इतनी हमने प्रोग्राम की, आज भी दूध की बात करता हूँ। फैसल आप देखें, मैं कोई खातून से कहूँ आप थोड़ा दूध पिएं, वो बिरयानी खा लेंगी, वो कुन्ने खा लेंगी, वो पिज्जा, एक कप में मोटे हो जाते हैं। अरे भाई मैं आपको 2.5 किलो दूध नहीं कह रहा हूँ मलाई के साथ, आपको एक छोटा कप दूध, 1 कप दूध बाल बेबी हेयर के लिए, उसमें 1/3 पानी, 1/3 दूध और बाकी पानी, छाछ। अच्छा इससे आपके बालों की ग्रोथ होती है? बहुत तेज होती है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा मछली आपको हफ्ते में 1 दफ़ा जरूर खानी चाहिए। और अगर मछली पसंद नहीं, आप लोबिया खाएं, छोले खाएं, चने खाएं। अच्छा तेल की मालिश, अच्छा अम्माएं बड़ी हैरान मुझे कर देती हैं। आप देखें बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है सैटरडे संडे, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ जी बच्चों को तेल की मालिश क्या करें, नहीं जी स्कूल में पाबंदी। अरे स्कूल में कौन कह रहा है, आप उसको फ्राइडे नाइट को लगाएं, सैटरडे नाइट को लगाएं, ठीक है। अच्छा खुर्रम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अमूमन कॉन्सेप्ट ये होता है, मतलब लाइक जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज आते तो हमारी अम्मा रात को हमें हमारे बालों में तेल लगाती थी, ऐसी कस के चुटियाँ बांधी कि जब सुबह अपने बाल धोने तुमने। अच्छा ये पूरी रात आप अपने बालों में ऑयल लगा सकते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ 40 मिनट्स आपके बालों में ऑयल लगे रहना चाहिए। बिल्कुल लगा सकते हैं महक, और ये अम्मी जो करती थी बिल्कुल सही करती थी। आप खूब बालों में तेल लगाएं, पूरी रात लगा रहे, कोई इशू नहीं। लोग कहते हैं जी पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, अब एक अजीब सा ट्रेंड हो गया है। अच्छा जी वो अच्छा आपके पास टाइम नहीं है, आप जैसे फर्ज करो जैसे आप लोगों के काम में जॉब है, अगर फर्ज करें संडे भी शो है, तो आप अगर हफ्ते में 2-3 दफ़ा नहाने से आधा घंटा पहले लगाएं तो भी चलेगा। अच्छा मगर खूब मालिश करें। अच्छा आपके बाल गिरने चाहिए। अच्छा वो लोग एक बाल गिनते हैं, जी मेरा 1 बाल गिरा, 15 बाल गिरे, 100, 150, 180 बाल गिरना कोई इशू नहीं है, गिरते हैं। अच्छा। उसके बाद आप लकड़ी का कंघा खूब करें, उसके बीच में आपके जो बेबी हेयर आते हैं वो एक अच्छी बात। ये कोई स्पेशल चीज है कि लकड़ी का कंघा ही करना है? बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए उसकी 3 वजूहात है। एक तो वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, लकड़ी का नेचुरल होता है। प्लास्टिक में बड़े सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया, शाहिद साहब ने कराची से ज्वाइन किया। शाहिद साहब जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है डॉक्टर खुर्रम से आपका? अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, शाहिद बोल रहा हूँ कराची से, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र शाहिद भाई, कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी। मैं आपका पेशेंट रहा हूँ, पहले मैंने आपसे काफी इलाज कराया है। जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अपना बाल बहुत हल्के हो रहे हैं और क्या नाम है, हालांकि डेंड्रफ नहीं है जी, उसके बावजूद बहुत हल्के हो गए, आगे से तो काफी हल्के हो गए, पीछे से भी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए फौरी तौर पर इनको रोकने? आप बेफिक्र, बस शायद 3 सवाल आपसे पूछूंगा। आपकी ग़िज़ा अच्छी है, दालें, दूध, पालक, मछली, मतलब एक दिन में नहीं हफ्ते में खाते हैं? ठीक है बिल्कुल। टेंशन वेंशन तो ज्यादा नहीं लेते, ऑफिस का टेंशन ठीक है, मगर एक टेंशन से आप पूरी रात सोचें या बहुत गहरी सोचें तो नहीं है? डॉक्टर साहब नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई है, 3:30-4 से पहले नहीं आती जी, ये गलत है। अच्छा उसकी भी टिप बताऊंगा। और आखिरी सवाल कि जी खूब तेल की, शैम्पू कोई अच्छी सिलेक्शन है आपकी?
जी मैं करता हूँ थोड़ा बहुत शैम्पू करता हूँ, वरना मैं लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र हैं। मैं अभी आपको बेहतरीन, आपने बहुत अच्छा बता दिया। मैं आपको बताऊँ, अच्छा शाहिद साहब जो कह रहे हैं, बड़ी पहली बात देखिए, जिसको नींद नहीं आती आप स्लीपिंग पिल्स ना लें। आप रात को खाना खाया आपने, ठीक है, खाने के दौरान एक छोटे कटोरे में दूध, ठीक है, अगर दूध अच्छा नहीं लगता तो आप दही ले लें और एक बड़ा चमचा खसखस बिल्कुल मैश करके वो पी जाएं। एक तो आपका खून का दौरान बहुत तेज होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, तीसरा जो शायद भाई कह रहे थे ना, एक साबुन का नाम ले रहे थे, देखिए 2-3 साबुन ऐसे हैं जो बहुत ही कार्बोलिक हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल बड़े लिमिटेड हालात में करना चाहिए। उनको बेदरीग इस्तेमाल करने से एक तो आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर के मशवरे से करें, उससे बहुत ड्राइनेस आती है, तो आप बिल्कुल माइल्ड चीज़ें करेंगे बालों के लिए। सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए। अच्छा, तेल शायद भाई के लिए, सबके लिए हम एक दिखाएंगे, और एक साथ में इंजेक्शन लगाया जाता है प्रोटीन का, वो डॉक्टर ही लगाएंगे, मगर हम ऐड करेंगे उसमें ना, वो दिखाएंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए बालों के लिए, फैसल आप भी एग्री करेंगे कि लोग क्या करते हैं कि जी शैम्पू, लोग कहते हैं जी 3-3 दिन नहीं कर रहे, 4-4 दिन नहीं कर रहे। कराची में आप रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, पिंडी में रह रहे हैं, बड़े शहरों में इतनी पोल्यूशन होती है, आपको खूब धोना चाहिए, मगर सिलेक्शन सही हो। डेली तो ना करें, एक दिन छोड़ के। सल्फेट फ्री मौजूद हैं, एक दिन छोड़ के आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और साबुन में भी कोई हर्ज नहीं है, मगर बहुत सारी खवातीन अक्सर करती हैं, मैं फिट भी रहती हैं। एक लड़की आई मेरे पास, वो उसकी स्किन में इतनी प्रॉब्लम, अम्मी बिल्कुल चमक रही हैं, अम्मी कह रही है मैंने तो केयर ही नहीं की, मैं तो कपड़े धोने के साबुन से भी मुंह धो लेती हूँ, ठीक है, मगर उनकी डाइट अच्छी थी, और हाँ ये सारी चीज़ें, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप क्या करते हैं कि जी आपके वेरिएशन बहुत होता है कि आप ये दोपहर को खाया तो रात को पता नहीं है। किचन की आप लोगों ने बात की तो मेरे ख्याल से फिर कर लें किचन में चलें, बिल्कुल दिखाते हैं जरा कि क्या है भाई हमारे पास, क्या नहीं है। ठीक है, हमें बिनिश कराची से ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिनिश, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? डॉक्टर खुरम से आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिनिश बात कर रही हूँ कराची से, और ये मेरा मसला यही बेबी हेयर्स का है कि मेरे दोनों साइडों से जो है बाल इंतहाई कम हो गए हैं। अच्छा, तो प्लीज आप इसका मुझे बता दें। एक मेरा और था मसला डॉक्टर खुरम से मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि मेरे फेस पे जो है वो फ्रैकल्स हैं, फोरहेड पे और चीक्स पर, तो अगर इसका भी बराए मेहरबानी वो बता दें तो बहुत 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 मेहरबानी। मेरे एक सवाल आपसे करूंगा, ये आपको झाइयाँ जो है फ्रैकल्स हैं या फ्रैकल्स हैं? देखिए एक तो झाइयाँ होती हैं, झाइयाँ हैं या फ्रैकल्स अलग चीज होती है। अच्छा, झाइयाँ कितने आपको कितने अरसे से हैं? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से। अच्छा, 5 वजूहात होती हैं इसकी, या तो दौरान प्रेगनेंसी होता है, या हम 4-5 क्रीमें मिला के लगाते हैं रंग गोरा करने के लिए, उससे होता है। फार्मूला क्रीम्स होती हैं। थर्ड होता है आयरन की कमी से, चौथा होता है सन एक्सपोजर से, और 5वां होता है जो बहुत तेज तेजाबी हम फेशियल कराते हैं वो। तो उनमें से आपको कौन सी वजह लगती है आपके ख्याल में? ये मेरी प्रेगनेंसी के बाद प्रेगनेंसी के बाद है। उसका मैं आपको बड़े बेहतरीन हल बताता हूँ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें जैसे कि खुरम हम बात करते हैं ना कि आपका आयरन, अब मैं चाहूंगी जरा पहले आप बिनिश के बता दें। बिल्कुल, पहले बिनिश का बिनिश कह रही है। अच्छा देखिए, झाइयों के लिए बिनिश बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए एक तो आप सुबह शाम एक टैबलेट खाएंगी जी, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ठीक है, पिंकिश ग्लो के नाम से, ट्वाइस अ डे। उससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, उससे झाइयाँ जाएंगी। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो कोई वैसा फार्मूला नहीं है, अच्छा है आपके झाइयों के हिसाब से। आपने क्या किया जी, आप घर में मौजूद होती हैं विटामिन सी की गोलियाँ, ठीक है, 5 गोलियाँ आपने ली, एक प्याले में क्रश की, उसके अंदर डाले 2 चमचे ग्लिसरीन, 2 चमचे रोज वाटर, और विटामिन सी का सिरम आपको मिलेगा, किसी फार्मेसी से लीजिएगा, नेट से प्लीज मत मंगाइएगा, बहुत गड़बड़ चीजें आप यकीन करें, लड़कियां मंगा के पूरे चेहरे जले हुए रोज आ रही है। अच्छा, और उसके अंदर एक क्रीम डालेंगी जस्ट ग्लो, जिसके अंदर है अल्फा आर्बिटन, मिक्स किया पूरे चेहरे पे, चेहरा ये झाइयों पे नहीं, पूरा चेहरा, गर्दन भी, गर्दन तक आपका चेहरा, गर्दन, गुद्दी, कान और ये हाथ भी, यहाँ मिला के पूरे चेहरे पे लगाएं थ्राइस अ डे। लगा के बाहर भी जा सकती हैं, मेकअप भी कर सकती हैं, किचन भी जा सकती हैं, रात को लगा के भी सोएंगी। अच्छा, ठीक है जी, चलें जी, बिनिश का तो मसला हल हो गया। अच्छा खुरम, अभी हम क्या बनाने लगे? जी बड़ा सिंपल, बड़ी सिंपल सी चीज़ है महक। आप देखें, जिन लोगों के बाल बिल्कुल गायब हो रहे होते हैं, उनमें दम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़। देखिए, सबसे पहले हम ऑयल आपको दिखा चुके हैं, एक दफ़ा मैं और दिखा देता हूं स्क्रीन पे। ये देखिए, इसमें तमाम अज्जा मौजूद हैं, मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन, रतन जौ, ठीक है, आंवला, रीठा, सिकाकाई, ठीक है। आपने क्या किया, तकरीबन 2 से 3 चमचे ये ऑयल लिया, ठीक है, 2 से 3 चमचे ऑयल लिया, उसके अंदर डालेंगे जी
कोई सा भी घर में आपके किचन में मौजूद हो, सरसों का हो या फिर सनफ्लावर हो या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल। अप टू यू, आपके किचन में कौन सा कुकिंग। ये कितना हमने लिया? ये आपने 2 चमचे ये 2 चमचे ये ले लिए। ठीक है जी। उसके अंदर 1 चमचा आप ऐड करेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में, बिल्कुल 1/4। ये देखिए ये आंवले का मुरक्कब कहलाता है। ठीक है, ये आंवला और रीठा, ये देखिए। ठीक है, इसका मिक्सचर। ठीक है, इसको किस तरह बनाना है आपने खुद घर में, आप तकरीबन आंवले रीठे 1-1 पाव जो है वो बाल्टी में डुबो के रख दें। ठीक है, और वो एक बाल्टी में ही रहेंगे और एक स्टोर में उसको रख दें। उस पर थोड़ा फफूंदी आ जाएगी, परवानी हटा दिया, उसके बाद उसको निकाला, उसको अच्छी तरह मैश करके उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा जो फिर ये इस तरह की शेप में आएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका इसके अंदर आंवला रीठा ये आ गया। ठीक है, साथ में ऐड करेंगे जी पाउडर्ड मिल्क, थोड़ा 2 से 3 चुटकी। ठीक है, और देखिए ये प्रोटीन का मैं एक इंजेक्शन कर रहा हूँ, आप कहीं भी डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। देखिए बाल जो बने हुए केराटिन प्रोटीन के हैं। ठीक है, आपने लिया और ये पूरा एक उसके अंदर ऐड कर देंगे प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अगर ये मौजूद नहीं है तो आप क्या करें जी, 1 मुट्ठी भर के चने जो होते हैं, चने जो होते हैं वाइट वाले चने जो नॉर्मल होते हैं, मैश करके वो प्रोटीन बन जाएगा, उसका पाउडर के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, और डालेंगे 2 से 3 चुटकी चाय की पत्ती। ठीक है, अब ये जबरदस्त सा इरिटेंट तैयार है और इसको मिक्सचर बना के दिखाता हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, ये देखिए एक मिक्सचर सा तैयार होगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना है कि इसके अंदर ये देखिए तमाम इसके अंदर जड़ी बूटियां मौजूद हैं। आप लोग भी ओके, ये ऐसा बन जाएगा, ये इस तरह मिल जाएगा। इसके अंदर आप डालेंगे तकरीबन जितना टूथब्रश में टूथपेस्ट डालते हैं, ये क्रीम डालेंगे प्रिटी ग्लो, जिसके अंदर है टी ट्री ऑयल और पुदीना। ओके, ठीक है, ये आपके बालों को जबरदस्त नोट कर लें आप लोग। अच्छा, टी ट्री ऑयल छोटा सा। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये मिक्सचर आपने बनाया और जबरदस्त सा ये एक पेस्ट बन गया। ठीक है, मैं चाहूंगी सर उस तरफ हम जी बिल्कुल ये देखें ये एक पेस्ट बन गया पूरा। अब इसको लगाना कैसे, आप अगर ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन बना के दिखाया है कि जहाँ पे आपके बाल नहीं आ रहे वहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये मिक्सचर तैयार है और इसको आपको करना क्या है, ये लिया आपने और ये मिक्सचर ये देखिए तैयार हुआ। अब इसको आपके जहाँ पे फर्ज करें आपकी ये स्कैल्प है। ठीक है, आपने ये लेके अच्छी तरह, अगर पूरे बालों में नहीं आ रहा, पूरे बालों में अच्छी तरह से स्कैल्प में ये लगाएं। आधा घंटा लगा रहने दे, ऊपर से पहने शावर कैप, अगर शावर कैप नहीं तो थैली पहन ले। ठीक है, मगर बच्चों से बचाएं वो। ठीक है, ये करके आधा घंटा छोड़ दें और उसके बाद आप धोएंगे किसी सल्फेट फ्री शैम्पू से और कोशिश ये करना है अपनी ग़िज़ा में एक बायोटिन जैसे कि एम विटामिनों में इंशाल्लाह लाके हम गिफ्ट भी करेंगे मैं किसी को, तो वो आप करें, आपके बाल बड़े अच्छे। चलें जी, ये एक वही चीज़ है ना खुरम कि आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं और आपके किचन में मौजूद हैं, तो भाई आप इजीली जो है अपना ये जो आपके छोटे छोटे बाल होते हैं ना, इनके ग्रोथ बड़ी जरूरी होती है, वरना तंग करते हैं, वरना ये समझे वो बेबी गायब हो जाती है। इसको बाबा जरूर बना दें। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम से अब इतना ही, अब आपसे हम मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।